सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द चैनल CATV। और अब हम प्रोफेशनल एथिक्स की सीरीज़ में थर्ड वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और सेकंड शेड्यूल को समझते हैं। तो सेकंड शेड्यूल जो है उसमें भी 3 पार्ट है, 10, 3 और 1। और पहला पार्ट CA इन प्रैक्टिस के लिए, दूसरा पार्ट दोनों के लिए और तीसरा पार्ट जो है वो अदर मिसकंडक्ट है। तो पहले और दूसरे पार्ट जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 कि CA इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन। तो CA इन प्रैक्टिस वो जो है वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो डिस्क्लोज करता है इंफॉर्मेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है, वो इंफॉर्मेशन जो इसको एक्वायर हुई थी इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। तो इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट जो है, जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर हुई थी और जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर होने के बाद हम उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं किसी भी वगो टू एनी पर्सन अदर देन क्लाइंट। तो अगर किसी भी पर्सन को दो तो मिसकंडक्ट है, पर अदर देन क्लाइंट, क्लाइंट अगर हुआ तो क्लाइंट को हम दे सकते हैं, या हम किसी को कर रहे हैं एज रिक्वायर्ड बाय लॉ तो फिर हम जो है कर सकते हैं, फिर मिसकंडक्ट में नहीं आएगा। तो इसका चार्ट फॉर्म में देखें तो CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। तो इसको प्रोफेशनल एंगेजमेंट के केस में है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्वायर हुई थी और कुछ इन्फॉर्मेशन एक्वायर हुई और उसने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी टू क्लाइंट को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी एज रिक्वायर्ड बाय लॉ तो दिक्कत नहीं, पर इसके अलावा किसी को अगर डिस्क्लोज कर रहे हैं तो मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा। अब ये जो डिस्क्लोजर है इन्फॉर्मेशन का, जो इन्फॉर्मेशन का हम डिस्क्लोजर कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है। तो बोला ये गया है कि जो डिस्क्लोजर है इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब हम डिस्क्लोज क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्लोज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो हमको प्रोफेशनल एंगेजमेंट के दौरान एक्वायर हुई थी। तो अब प्रोफेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हमको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, बट हमने डिस्क्लोज करी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अब एग्जांपल ये आया था इसमें कि एक CA ने स्पीच दी, सेमिनार दी अबाउट स्पीच में, सेमिनार में इन्वायरमेंटल सेमिनार था। तो उसका क्लाइंट था लेदर इंडस्ट्रीज़ में था, तो किस तरीके से लेदर इंडस्ट्रीज जो है वो वाटर को पॉल्यूट करती है उसके हिसाब से बात करी गई थी। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसने सेमिनार में जो है उसका क्लाइंट लेदर इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता था, तो वो भी बहुत जो है वाटर को पॉल्यूट करता था। तो सिर्फ वो भी पर्टिकुलर वाटर को पॉल्यूट करता था, तो उसने लेदर इंडस्ट्री के सेमिनार में, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के सेमिनार में उसके क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया। तो डिस्क्लोज करा है, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इन सेमिनार टू इलेबोरेट क्वेरी इलेबोरेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी सेमिनार में। तो भले ही ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए था, बट आपने प्रोफिशिएंसी नॉर्म्स फॉलो नहीं करे, आपको डिस्क्लोज नहीं करना था। अब डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू लॉ रिक्वायरमेंट और क्लाइंट कंसेंट। हम डिस्क्लोजर नहीं करना है, वैसे हमको इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करना है, पर सब्जेक्ट टू लॉ रिक्वायरमेंट। अगर लॉ बोलता है, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला है, जैसे पीयर रिव्यू में होता है, या क्लाइंट ने बोल के रखा है कि हाँ इस पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे दो, तो फिर हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर बात आती है अबाउट वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर की बात आती है तो नो डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नो एक्सेस टू वर्किंग पेपर। तो आप इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर नहीं दोगे और वर्किंग पेपर का भी एक्सेस किसी को नहीं दोगे। तो प्रोफेशनल एंगेजमेंट से में जो इन्फॉर्मेशन आई है उसका इन्फॉर्मेशन भी नहीं दोगे, और ऑडिट करने के दौरान जो वर्किंग पेपर है उनका इन्फॉर्मेशन भी नहीं दोगे टू क्लाइंट, अदर ऑडिटर एंड ऑडिटर ऑफ रिलेटेड इंटरप्राइज। तो एक्सेस ऑफ वर्किंग पेपर का एक्सेस तो हम क्लाइंट को भी नहीं देंगे। क्लाइंट को अगर दिया और उसके इंडिपेंडेंसी अफेक्ट हो रही है तो नहीं देंगे। अगर क्लाइंट को देने से इंडिपेंडेंसी अफेक्ट नहीं हो रही है या ऑब्जेक्टिव अफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर दे सकते हैं। तो अदर ऑडिटर, जो ऑडिटर ऑफ रिलेटेड इंटरप्राइज, तो अदर ऑडिटर को दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, नहीं दे सकते इन्फॉर्मेशन, और ऑडिटर ऑफ रिलेटेड इंटरप्राइज को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। और ब्रांच ऑडिटर इनफैक्ट अपने प्रिंसिपल ऑडिटर को भी एक्सेस नहीं दे सकता, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता जो उसने वर्किंग पेपर में है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन वर्किंग पेपर में है तो वर्किंग पेपर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता या एक्सेस टू वर्किंग पेपर नहीं दे सकता। तो ऑडिटर इस केस में क्या करेगा, अब सिंस ब्रांच ऑडिटर भी प्रिंसिपल ऑडिटर को नहीं दे रहा है तो ऑडिटर इस केस में क्या करेगा, तो ऑडिटर जो है, ऑडिटर हैज़ टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो ऑडिटर को रिलाय करना पड़ेगा सिर्फ।
जो अनादर ऑडिटर का जो वर्क है उस अनादर ऑडिटर के वर्क पर उसको रिलाय करना पड़ेगा विदाउट हैविंग राइट टू एक्सेस, क्योंकि उसके पास कोई राइट नहीं है एक्सेस करने का। फिर बात आती है टैक्सेशन फ्रॉड की रिस्पेक्ट में, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो फ्रॉड है वो क्लाइंट ने करा था। तो कोई पर्टिकुलर जो फ्रॉड है वो फ्रॉड क्लाइंट ने करा था। एंड ऑडिटर डिस्कवर सच फ्रॉड, वो फ्रॉड किसने करा है, वो फ्रॉड करा है फ्रॉड कमिटेड बाय क्लाइंट। ऑडिट करने के दौरान उसको पता चला कि क्लाइंट ने कोई सा फ्रॉड करा है और ऑडिटर ने उसको डिस्कवर कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए कुछ रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूट ने दी गई है। उसमें ये बोला गया है कि फ्रॉड अगर पास्ट ईयर से रिलेटेड है तो जो क्लॉज जो फ्रॉड है वो पास्ट ईयर से रिलेटेड है, और क्या पास्ट ईयर में भी उस क्लाइंट को हमारा ऑडिटर हम ही रिप्रेजेंट करते थे। तो क्लाइंट रिप्रेजेंट बाय ऑडिटर, क्या वो पर्टिकुलर क्लाइंट ऑडिटर के थ्रू ही रिप्रेजेंट होता था जो ऑडिटर इस टाइम है, तो अगर होता था या नहीं होता था। तो अगर होता था तो रेमेडियल एक्शन ये है कि हम एडवाइस करेंगे क्लाइंट को कि भैया आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। तो एडवाइस करेंगे क्लाइंट को कि आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, और फिर हम चेक करेंगे कि जो पास्ट फ्रॉड है ये करंट मैटर को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। तो हम क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे कि देखो भले ही मैं तुम्हारा ऑडिटर पिछले साल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो भले ही मैं तुम्हारा जो ऑडिटर है वो पिछले साल हूँ कि नहीं हूँ, भले ही तुम मुझे रिप्रेजेंट करते हो, भले ही मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, जो भी हो, अगर मुझे इस बार फ्रॉड पता चले है तो आप डिस्क्लोज करो इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगी, एडवाइस द क्लाइंट टू डिस्क्लोज। और चेक करना कि जो पास्ट के फ्रॉड है वो करंट मैटर को अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर अफेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमको डिसएसोसिएट करना पड़ेगा। पर खैर हमको चेक करना है कि पास्ट फ्रॉड अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं करंट मैटर को। अब उसको एडवाइस करा डिस्क्लोज करने का, अगर उसने डिस्क्लोज करा तो अच्छी बात है, डिस्क्लोज नहीं करा तो उसके लिए फिर और नॉर्म्स है। तो अगर डिस्क्लोज करा तो ओके, और अगर डिस्क्लोज नहीं करा तो ऑडिटर अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेगा। तो अगर डिस्क्लोज नहीं करा तो ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में अपने आप को उससे डिसएसोसिएट कर लेगा। तो डिसएसोसिएशन का केस तब आता है जब ऑडिटर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता था और उस दौरान ऑडिट में फ्रॉड निकल गए और जो उसको लेटर ऑन पता चले। तो जो है जो फ्रॉड है वो रिलेटेड टू पास्ट ईयर से, एंड क्लाइंट को एडवाइस करा टू डिस्क्लोज द फ्रॉड, एंड क्लाइंट जो है और चेक करा कि पास्ट जो फ्रॉड है वो करंट मैटर को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अब क्लाइंट ने अगर उसको डिस्क्लोज नहीं करा है तो ऑडिटर अपने आप को उस केस से डिसएसोसिएट कर लेगा, और फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है तो कि रिपोर्ट करना अथॉरिटीज़ को। तो फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या बनती है कि अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करे, और अथॉरिटीज़ को क्या रिपोर्ट करे, अथॉरिटी को ये रिपोर्ट करे कि जो अकाउंट एग्जामिन करे थे वॉज अनरिलायबल। ये नहीं बोलेगा कि जो अकाउंट्स है वो फ्रॉडोलेंट थे, वो ये बोलेगा कि जो अकाउंट्स हमने एग्जामिन करे थे वो अनरिलायबल है बिकॉज सब इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन लेटर। ये नहीं बोलेगा कि हमको कुछ फ्रॉड बाद में पता चले, वो बोलेगा कि जो हमने अकाउंट्स पहले के एग्जामिन करे थे वो अनरिलायबल थे। अनरिलायबल इसलिए थे कि बिकॉज सब इन्फॉर्मेशन हमको जो है वो लेटर ऑन ऑब्टेन हुई। फिर करंट अकाउंट की रिस्पेक्ट में बात आती है। तो करंट अकाउंट की रिस्पेक्ट में ये बोलते हैं कि अगर डिस्क्लोज करा है करंट अकाउंट तो ठीक है, पर अगर सप्रेशन करा है करंट अकाउंट का तो फिर वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक रिजर्वेशन डाल देगा और उसके रिटर्न से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेगा, क्योंकि फिर वो उसका रिटर्न नहीं बनाएगा, अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेगा और ऑडिट रिपोर्ट में एक रिजर्वेशन डाल देगा। फिर बात आती है क्लॉज नंबर 2 की। तो पहला जो हमने क्लॉज पढ़ा वो है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का। अब आती है क्लॉज नंबर 2 की। तो क्लॉज नंबर 2 ये है कि क्लॉज नंबर 2 में भी अपने हिसाब से अच्छे पॉइंट्स दे के रखे हैं, और अच्छा क्लॉज है ये भी। ट्रिकी क्लॉज तो नहीं है, बट ये फर्स्ट टू फोर्थ क्लॉज जो है वो थोड़े से समझने लायक है। तो क्लॉज 2 क्या बोलता है, अ सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो जो सीए इन प्रैक्टिस है वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा इफ़ ही सर्टिफाई सबमिट इन हिज नेम अ रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सीए इन प्रैक्टिस गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए अगर वो सर्टिफाई कर रहा है अपने नाम पे या सबमिट कर रहा है अपने नाम पे एक रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को सर्टिफाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है अपने नाम पे ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करा है, तो ये ऐसी रिपोर्ट वो सबमिट कर रहा है। तो ऐसी रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट वो सबमिट कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट को सबमिट कर रहा है
तो रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट वो सबमिट कर रहा है अपने नाम पे, अनलेस सच एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डन बाय, तो जब तक उस एग्जामिनेशन को इन्होंने नहीं करा हो, तो बाय हिम पार्टनर एम्प्लॉय अनदर सेम प्रैक्टिस। मतलब कि कुल मिला के मिसकंडक्ट ये है कि अगर आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, आपने उसको एग्जामिन नहीं करा, या आपके पार्टनर ने एग्जामिन नहीं करा, आपके फर्म के एम्प्लॉय ने एग्जामिन नहीं करा, या अनदर सेम प्रैक्टिस जो जॉइंट ऑडिटर का केस हो सकता है, उन्होंने उसको एग्जामिन नहीं करा, तो उन्होंने उसको एग्जामिन नहीं करा और आपने जो है रिपोर्ट पास ऑन कर दी, सबमिट कर दी, सर्टिफाई कर दी ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब रिपोर्ट गई है आपके नाम से और एग्जामिन इन चारों में से किसी ने नहीं करा, आपने, आपके पार्टनर ने, आपके फर्म के एम्प्लॉय ने और अनदर सेम प्रैक्टिस ने, तो किसी ने भी जो है एग्जामिन नहीं करा और आपने एक रिपोर्ट कर दी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, आपने एक रिपोर्ट फर्निश कर दी और आपने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन रिपोर्ट, तो इस तरीके से आप गिल्टी मान ली जाओगे। तो इधर जो बात करके रखिए, गिल्टी तब मान ली जाते हो जब आप अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन रिपोर्ट को सर्टिफाई करते हो, सबमिट करते हो अपने नाम पे, फर्म के नाम पे, अनलेस सच एग्जामिनेशन, और जो कि इन्होंने एग्जामिन ही नहीं करी, या तो आपने एग्जामिन नहीं करी, या तो आपके पार्टनर ने एग्जामिन नहीं करी, या तो आपकी फर्म ने एग्जामिन नहीं करी, या तो जो है एम्प्लॉय ऑफ द फर्म ने एग्जामिन नहीं करी, तो या तो आपकी फर्म ने एग्जामिन नहीं करी, या तो एम्प्लॉय ऑफ द फर्म ने एग्जामिन नहीं करी, या अनदर सेम प्रैक्टिस ने एग्जामिन नहीं करी, तो आप, आपके पार्टनर, फर्म के एम्प्लॉय और अनदर सेम प्रैक्टिस। अब इंस्टेंसेस ये है कि जब बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन की, तो सर्टिफाई, ऐसा नहीं कि सर्टिफाई से सर्टिफिकेट होते हैं, तो सर्टिफिकेट के अलावा भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स होते हैं, तो सिर्फ सर्टिफाई की बात करें मतलब ये सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आया था कि सर्टिफाई करना है सर्कुलेशन ऑफ गुड लक, तो क्या हुआ कि सर्कुलेशन फिगर्स किसी मैगजीन के, गुड लक एक मैगजीन है, सर्कुलेशन फिगर्स जो पर्टिकुलर मैगजीन के है वो सर्कुलेशन फिगर्स जो है सर्टिफाई करके रखे थे। अब वो सर्कुलेशन फिगर सर्टिफाई करके रखे थे, तो सर्टिफिकेट जो है, जो सर्कुलेशन फिगर सर्टिफाई करके रखे विदाउट एग्जामिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो बिना फाइनेंशियल रिकॉर्ड के एग्जामिन के उसको सर्टिफाई करा। तब जब बिना फाइनेंशियल रिकॉर्ड के एग्जामिन करके उसको अगर सर्टिफाई कराए हैं, बिना फाइनेंशियल रिकॉर्ड के एग्जामिन करते हुए उसको सर्टिफाई करा है, तो ये जो सर्टिफिकेशन है, ये जो सर्टिफाई करा है, ये सर्टिफाई जो है मैगजीन का करा है, ये सर्टिफाई करा है मैगजीन का करा है, तो ये मैगजीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है। अब से मैगजीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो क्लॉज 2 में तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने इधर भी बात ये है कि आपने मैगजीन को सर्टिफाई करा है विदाउट एग्जामिनेशन, पर इधर ऐसी बात करते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करा है विदाउट एग्जामिनेशन। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करते हो विदाउट एग्जामिनेशन तो आप आ जाते हो क्लॉज 2 में। पर आप अगर आपने मैगजीन को सर्टिफाई करा है, विदाउट एग्जामिनेशन, तो आप जाते हो क्लॉज 8 में, क्योंकि आपने कोई एग्जामिन ही नहीं करा है, आपने विदाउट एग्जामिन, आपने कोई एग्जामिन ही नहीं करा है, तो आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं लिए हैं। अब सिंस आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए हैं तो क्लॉज 8 में आप गिल्टी हो गए। फिर सर्टिफाई करा है मैगजीन के सर्कुलेशन को, अगर आपने सर्टिफाई करा है मैगजीन के सर्कुलेशंस को बेस्ड ऑन MIS रिकॉर्ड, अब क्वेश्चन में ये आया कि सर्कुलेशन के फिगर्स आपने एग्जामिन करे हैं बेस्ड ऑन MIS रिकॉर्ड, तो इसमें भी हमको ये समझना पड़ेगा कि हमने मैगजीन के सर्कुलेशन फिगर्स को सर्टिफाई कर रहे हैं, तो क्लॉज 2 तो नहीं आएगा, पर इधर क्लॉज 8 इसलिए आएगा क्योंकि आपने MIS रिकॉर्ड के क्योंकि आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए नहीं, क्योंकि आप विदाउट एग्जामिन या रॉन्ग एग्जामिन, आपने MIS रिकॉर्ड के बेसिस पे आपने एग्जामिनेशन कर दिया, तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो लिए नहीं आपने, तो क्लॉज 8 में गिल्टी है। और आपने ग्रॉसली नेग्लिजेंट आप परफॉर्म हो गए क्योंकि आपने MIS के रिकॉर्ड के बेसिस पे आपने सर्कुलेशन फिगर्स को जो है एग्जामिन करा है, तो MIS रिकॉर्ड के बेसिस पे तो वैसे भी एग्जामिन नहीं करते, तो आपने ग्रॉसली नेग्लिजेंट है वो आप, तो दोनों केस में आप गिल्टी हो जाते हो। तो आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए हैं तो आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट भी हो। तो इस तरीके से जो है ये पर्टिकुलर चीज़ों को हमको समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, सर्कुलेशन फिगर्स ऑफ मैगजीन। फिर चार्ट अगर हम देखें तो CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो सर्टिफाई करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट,
अगर वो सर्टिफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सबमिट करता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंस, सबमिट कर रहा है रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस एग्जामिन बाय हिम, पार्टनर, एम्प्लॉय ऑफ द फर्म या अनदर सीए इन प्रैक्टिस। तो इस तरीके से जो है हमने क्लॉज 2 पढ़ा। फिर क्लॉज 3 की बात आती है कि सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट हिज नेम या फर्म नेम टू बी यूज इन कनेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। तो सीए गिल्टी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में अगर वो अपना नाम या अपनी फर्म का नाम को टू बी यूज इन द कनेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, वो बोलता है कि मेरे नाम को या मेरी फर्म के नाम को यूज़ करो इन कनेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, कि तो यूज़ करो इन कनेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। तो किसके नाम को? मेरे नाम को या फर्म के नाम को टू बी यूज इन कनेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। तो मेरे नाम को या फर्म के नाम को टू बी यूज इन कनेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन in a manner that lead to believe that he vouches for the accuracy। तो CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct अगर वो अपने नाम को या अपने फर्म के नाम को to be used in connection of earning, वो बोलता है कि मेरे नाम को यूज़ करो in the connection of estimation of earning। और ये जो अर्निंग है वो कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर ट्रांजेक्शन है, ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन के बेसिस पे कंटिंजेंट है। इन अ मैनर दैट लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस फॉर एक्यूरेसी। तो जो अर्निंग है कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर ट्रांजेक्शन इन अ मैनर, और ये अपना नाम को इस तरीके से कनेक्शन ऑफ टू बी यूज इन कनेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग में यूज़ कर रहा है। इन अ मैनर, इस मैनर में यूज़ कर रहा है ताकि लोगों को बिलीव हो जाए कि इसने ही वाउचेस करी है एक्यूरेसी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा अगर वो परमिट करता है अपने नाम को कि कनेक्शन ऑफ अर्निंग में यूज़ करो, और वो अर्निंग जो है वो कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर ट्रांजेक्शन है, और इस तरीके से यूज़ करो इन अ मैनर टू बी यूज्ड फॉर, तो बता दिया है टू बी यूज्ड फॉर कनेक्शन ऑफ अर्निंग, जो अर्निंग है एस्टिमेट ऑन डिपेंड ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, बट टू बी यूज्ड इन अ मैनर, इस मैनर में दैट लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी, जिससे बिलीव हो जाए कि भैया उसने ही एक्यूरेसी को वाउच किया है। तो टू बी यूज्ड फॉर कनेक्शन ऑफ अर्निंग, वो अर्निंग है बेस्ड ऑन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, to be used in the connection of estimation of earning। फिर contingent on future transaction है, जो contingent on है future transaction, which lead to believe in a manner which lead to believe that he vouches for the accuracy। तो इस तरीके से क्लॉज से हमने ओवर करा। फिर चार्ट आता है कि CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct, या तो अगर अपना नाम या फर्म का नाम यूज़ करता है in a manner he permit to use his name या firm name in connection with the estimate of earning। तो CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct अगर वो परमिट करता है अपना नाम को यूज़ करने का, his name या फर्म का नेम इन कनेक्शन विद द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। और ये जो अर्निंग है ये कंटिंजेंट और फ्यूचर ट्रांजेक्शन है इन अ मैनर विच लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी। इसमें एक्सेप्शन ये है कि आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाते हैं, CA प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाते हैं, तो मतलब एक तरीके से उसने तो अपना नाम यूज़ कर दिया इन कनेक्शन ऑफ अर्निंग, डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन है, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि आप इस तरीके से अपने नाम को यूज़ कर रहे हो विच लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी, जिससे एक बिलीफ क्रिएट होता है कि ये एक्यूरेसी को वाउच करता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सेप्शंस में ऐसा बोला है कि आप जो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने नाम को यूज़ कर सकते हो और इन कनेक्शन विद द अर्निंग डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, बट लोगों को ये बिलीफ नहीं हो कि आपने एक्यूरेसी को वाउच ही कर लिया। तो इसलिए आपको ये 4 चीज़ डालनी पड़ेगी कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि किस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से जो है आपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बाद जो है इंडिकेट बेसिस ऑफ फोरकास्ट। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जो है आपने फोरकास्ट बनाया, तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बेसिस ऑफ फोरकास्ट और किस अजम्पशन से आपने फोरकास्ट बनाया है, और ही डजंट वाउच द एक्यूरेसी। ये सब भी आपको 4 चीज़ें पर्टिकुलर बतानी पड़ती है। फिर क्लॉज 4 आता है और क्लॉज 4 बोलता है कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक जैसे ही है,
सेकेंड थर्ड में क्या, सेकेंड में क्या चलता है, सेकेंड में सर्टिफाई करना अपने नाम पे रिपोर्ट। थर्ड में क्या करता है, एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग पे जो है अपने नाम को यूज़ करना। तो रिपोर्ट की एग्जामिनेशन पे जो है सेकेंड है, रिपोर्ट अगर प्रोजेक्टेड है तो थर्ड है। और फिर बात आती है कि जो क्लॉज 4 में बात आती है, तो इसमें बोलते हैं कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है ओपिनियन, और अगर वो ओपिनियन की बात कर रहे हैं कि इफ़ ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच ही फर्म पार्टनर हैज़ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो बोल के रखा है कि अगर उसकी फर्म का पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी फर्म में, तो उस फर्म के, अगर उस फर्म में मेरे पार्टनर का या मेरे रिलेटिव का नहीं, ही फर्म या पार्टनर, इसमें रिलेटिव कवर नहीं है, तो ही फर्म और पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी में, तो उसका फर्म का पार्टनर का उसका फर्म का पार्टनर का जो है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस एंटिटी में। अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस एंटिटी में, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस बिजनेस एंटिटी में, और उसने अपना तो उस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, तो ही फर्म या पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और बिजनेस एंटिटी, तो जो है ओपिनियन नहीं दे सकते। तो ही फर्म पार्टनर का अगर उस बिजनेस एंटिटी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो सिंपल सी बात है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो आप ओपिनियन नहीं दे सकते। अब रिलेटिव की बात आती है कि अगर रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो तो क्या है, तो काउंसिल जनरल गाइडलाइन ये बोलता है कि रिलेटिव का भी जो है अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी इधर कवर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि रिलेटिव का भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं हो। अब बोला गया है अगर डायरेक्टर भी हो तो भी वो इधर गिल्टी हो जाएगा। तो अगर वो उसका पार्टनर या रिलेटिव अगर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, उस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी में डायरेक्टर है, तो सिंस वो पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी में डायरेक्टर है, तो सिंस अगर वो डायरेक्टर है तो उधर वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। और सिंपल सी बात है कि अगर उधर वो डायरेक्टर है तो उधर तो वो ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी 141 की, तो कायदे से वो क्लॉज 9 में फॉलो हो जाएगा, क्योंकि क्लॉज 9 बात करता है कि ऑडिटर को चेक करना चाहिए 139, 140 और 141 के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से बात करी थी। फिर बात आती है कि यार अगर वो पहले से ही ऑडिटर है और वो उसका फर्म या रिलेटिव जो है, वो मेंबर जो है, पार्टनर जो है, वो डायरेक्टर बन गया है, तो अब वो डायरेक्टर बन गया है, उसके ऑडिटर होते हुए अगर वो डायरेक्टर बना है, तो इसके पहले क्या हुआ था कि वो डायरेक्टर था पर वो ऑडिटर नहीं था, और बाद में वो ऑडिटर जैसे अपॉइंट हुआ तो क्लॉज 9 में फंसा। अब इधर डायरेक्टर नहीं है पर वो ऑडिटर है, अब वो बाद में डायरेक्टर बनता है, तो जैसे ही वो डायरेक्टर बना तो ऑडिटर का जो है उसको अपनी प्लेस वेकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई। काउंसिल जनरल गाइडलाइन जो है वो रिलेटिव को भी कवर करता है। और 141(3)(d)(1 मतलब कि जो बोलता है कि रिलेटिव जो है कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी में जो है, और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, तो कैश में कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी में जो है सब्सटैंशियल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता है, पर रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है अप टू फेस वैल्यू 1 लाख, और अगर 1 लाख से ज़्यादा की फेस वैल्यू है तो करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं 60 दिन के अंदर। तो अगर करेक्टिव एक्शंस नहीं पास हुए तो उस केस में जो है, अगर करेक्टिव एक्शंस नहीं पास हुए हैं तो उस केस में वो 60वें दिन के बाद से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो जो है रिलेटिव का 143(d)(1 में भी पर्टिकुलर पॉइंट्स है। तो क्वेश्चन ये है कि सीए टू डायरेक्टरशिप, सीए डायरेक्टर बन सकता है, सीए जो है वो डायरेक्टर बन सकता है, पर डायरेक्टर के लिए जो है उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, जो हमने क्लॉज 11 में पढ़ा। अब क्लॉज 5 आता है, तो हमने क्लॉज 4 में क्या पढ़ा कि उस बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन नहीं दे सकते अगर मेरी पार्टनर का या फर्म का जो है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, या अगर वहाँ पे वो डायरेक्टर है तो उस केस में ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर ऑडिटर है तो ओपिनियन नहीं दे सकते, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया है, और ऑडिटर नहीं है और जैसे ही ऑडिटर बने तो उधर क्लॉज 9 फंस जाता है, क्योंकि हमको वो चेक करना चाहिए क्लॉज 9 कंपनी ने 139, 140, 141 का कंप्लायंस करा है कि नहीं करा है।
और इसने सिंपल सी बात है इधर डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया था। ये डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप किसी जगह डायरेक्टर हो तो उधर आप ऑडिटर अपॉइंट हुए हो तो आप पहले ही डिस्क्वालिफाइड हो 141 के अंदर में। अब बात ये आती है कि मैंने इधर बोला रिलेटिव, कि रिलेटिव ना तो डायरेक्टर होना चाहिए ना तो रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है? तो रिलेटिव का मतलब ये होता है स्पाउस, पर्सन, स्पाउस, लीनियर डिसेंडेंट, असेंडेंट, और फिर बात आती है कि इसके ब्रदर सिस्टर और इसके ब्रदर सिस्टर। इसमें ना इनके स्पाउस आते हैं ना कुछ आता है, तो ऐसे ब्रदर सिस्टर और डिसेंडेंट और असेंडेंट इस तरीके से जो है ये रिलेटिव माने जाते हैं। अब क्लॉज 5, तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जो सीए इन प्रैक्टिस है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा इफ़ ही फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम। तो सीए इन प्रैक्टिस जो है वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानेगा। तो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है, डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वो कब माना जाएगा? वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है वो कब माना जाएगा? वो तब माना जाएगा इफ़ ही फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम। तो इफ़ ही फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, तो जो मटेरियल फैक्ट है जो उसको पता थे, जो मटेरियल फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, उसको इसने अगर डिस्क्लोज नहीं करा है तो वो गिल्टी है। मतलब कि ये बोला गया है कि मटेरियल फैक्ट थे जो नोन टू हिम, इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, तो मटेरियल फैक्ट थे जो उसको पता है, तो मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम एंड नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुछ मटेरियल फैक्ट थे जो डिस्क्लोज नहीं हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड डिस्क्लोजर उसका ज़रूरी था टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। अब ये जानकारी होते हुए भी उसने उसको डिस्क्लोज नहीं करा है ऑडिट रिपोर्ट में, तो उस केस में वो गिल्टी मान लिया जाता है। तो किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहाँ पे वो प्रोफेशनल कैपेसिटी से एंटर हुआ है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो प्रोफेशनल कैपेसिटी से एंटर हुआ है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी से एंटर हुआ है। तो जब किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोफेशनल कैपेसिटी से एंटर हुआ है, उसने देखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल फैक्ट है, वो मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं हुए हैं और वो डिस्क्लोज करना जरूरी है टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। ये सब जानकारी उसको पता होते हुए भी उसने अगर ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं करा है तो उस केस में वो गिल्टी है। तो कायदे से उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करनी थी, पर उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करी पर उसने डिस्क्लोज नहीं करा। अभी फेल्स टू डिस्क्लोज की बात आ रही ना, बात ये आ रही है कि फेल्स टू डिस्क्लोज तो हमको किस किस को डिस्क्लोज करना पड़ता है। देखो, अगर रिपोर्ट में उसने क्वालिफिकेशन दे दी तो कायदे से देखा जाए तो अगर रिपोर्ट में उसने क्वालिफिकेशन दे दी तो सबसे पहले उसने डिस्क्लोज कर दिया है। पर रिपोर्ट में अगर क्वालिफिकेशन देते तो रिपोर्ट तो सिर्फ बेनिफिशियल मेंबर जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं, बट ट्रस्टी और बेनिफिशियल होल्डर को भी तो हमको डिस्क्लोज करना है। तो इधर जो डिस्क्लोजर की बात आ रही है उसमें 3 लोगों की बात आ रही है, ट्रस्टी, बेनिफिशियल ओनर्स और शेयर होल्डर या मेंबर्स। तो इस केस में हमको जो है 3 लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ता है, और अगर तीनों लोगों को डिस्क्लोज करने में फेल हो गया तो क्या फेल हो गया कि 3 लोगों को डिस्क्लोज करने में फेल हो गया, वो मटेरियल फैक्ट जो डिस्क्लोज नहीं हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सच मटेरियल फैक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें डिस्क्लोज करना जरूरी है टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। अब वो मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना जरूरी है पर वो डिस्क्लोज नहीं करा है। अब वो डिस्क्लोज नहीं करा है तब पॉइंट ये आ गया है कि सिंस वो डिस्क्लोज नहीं करा है इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो गए हैं। अब ये सब चीज़ें उसको पता है पर उसने उसको ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं करा है, या बोल सकते हैं कि उसने लोगों को बताया नहीं है, तो उस केस में जो है वो मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा। तो क्या बोला गया के रखा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट दोनों आते हैं। तो उसका अगर हम चार्ट देखें तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर इसने डिस्क्लोज नहीं करा है मटेरियल फैक्ट, तो इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, तो उसने मटेरियल फैक्ट को जो है डिस्क्लोज नहीं करा है। और जो ये मटेरियल फैक्ट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जबकि डिस्क्लोज करना जरूरी है टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट और सर्टिफिकेट की भी बात होती है। तो मतलब कि ऑडिटर किसी सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कर रहा है, तो जब ऑडिटर जो है किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कर रहा है तो वो चेक करता है कि सर्टिफिकेट में सारे मटेरियल फैक्ट है कि नहीं है, और अगर उसमें मटेरियल फैक्ट नहीं है जो होना थे टू मेक द सर्टिफिकेट नॉट मिसलीडिंग,
और उसने अगर ये चीज़ें इन्फॉर्म नहीं करी है, ये चीज़ें अगर डिस्क्लोज नहीं करी है ऑडिटर ने, तो उस केस में जो है वो गिल्टी मान लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये था कि ऑडिटर ने रिपोर्ट तो क्वालिफाई कर दी पर एक सेपरेट रिपोर्ट इशू करी ट्रस्टी को, तो ये गलत है। आपको सबको एक जैसी इन्फॉर्मेशन ही डिस्क्लोज करनी थी। तो डिस्क्लोजर टू ऑल, किस किस को डिस्क्लोजर करना है, तो किस किस को डिस्क्लोज करना है, हमें डिस्क्लोज करना है शेयर होल्डर को, हमें डिस्क्लोज करना है बेनिफिशियल अथॉरिटी को, और हमें डिस्क्लोज करना है ट्रस्टी को। तो हमें शेयर होल्डर को डिस्क्लोज करना है, हमें बेनिफिशियल अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना है, और हमें जो है ट्रस्टी को डिस्क्लोज करना है। तो इन 3 लोगों को जो है हमें डिस्क्लोज करना है। अब आती है बात कि मटेरियल फैक्ट क्या होते हैं। हमको कैसे समझ में आएगा कि पर्टिकुलर चीज़ जो है, जो पर्टिकुलर थिंग है, वो मटेरियल फैक्ट है कि नहीं है। तो बोला ये गया है कि जैसे कि ईपीएफ का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, आपने वो फंड बनाया, और आपने फंड बनाया, आपने रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन करा या ईपीएफ का कॉन्ट्रावेंशन करा, मतलब अगर आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो तो ये मटेरियल फैक्ट है। देखिए आपने ग्रेजुएटी फंड बनाया और ग्रेजुएटी फंड से लोन ले लिया, तो ग्रेजुएटी रूल्स का जो है कॉन्ट्रावेंशन हो गया। जिस फंड अमाउंट है, फंड के जो पैसे हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज नहीं किया, तो फंड अमाउंट वॉज नॉट यूटिलाइज फॉर ऑब्जेक्ट, तो उस केस में जो है वो भी जो है पर्टिकुलर गिल्टी हो जाता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, और बोल सकते हैं कि मटेरियल फैक्ट है। तो उस केस में ऑडिटर को क्वालिफाइड रिपोर्ट तो इशू करनी चाहिए, पर बाकायदा ट्रस्टी और बेनिफिशियरीज को भी जो है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। अगर इन सबको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी है तो फिर वो मिसकंडक्ट में मान लिया जाता है। अब सिंस वो मटेरियल फैक्ट की बात है क्लॉज 5 में, तो क्लॉज 6 में जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात है। तो क्लॉज 6 जो बोलता है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात करता है, और ये बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो जो सीए इन प्रैक्टिस है, तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर वो फेल हो गया है टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो कोई से मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो उसको पता है, और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर भी हो रहे हैं। तो सिंस कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, उसने अगर रिपोर्ट नहीं करा, तो उस केस में जो है वो गिल्टी माना जाता है। तो ही सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम। वो अपीयर हो रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में, जिस एंटिटी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में वो प्रोफेशनल कैपेसिटी जैसे इन्वॉल्व है, तो उस केस में जो है सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो सीए इन प्रैक्टिस है वो शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा। तो कब वो जो शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मान लिया जाता है, कब वो शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मान लिया जाता है, अगर उसे रिपोर्ट नहीं करता है वो। तो जो मटेरियल फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट को फेल्स टू डिस्क्लोज की बात कर रहे हैं, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट में फेल टू रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मटेरियल फैक्ट में देखा जाए तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं थे, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज थे, और दोनों एंटिटीज़ के फिनेंशियल स्टेटमेंट से वो प्रोफेशनल कैपेसिटी जैसे इंगेज था। तो अगर आपने वो डिस्क्लोज नहीं करा और अगर रिपोर्ट नहीं करा तो आप गिल्टी मान लिए जाते हो। तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर आप फेल हो गए हो टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट का अब जो अपीयर हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट सॉरी इफ ही फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ही फेल टू रिपोर्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो अपीयर हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो जिसको पता है। तो ही फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो उसको पता है, पर उसने फिनेंशियल जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर भी हो रहे हैं, इन विच ही इज़ कंसर्न इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो बाकायदा आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने रिपोर्ट नहीं करा है तो आप जो है उसमें गिल्टी मान लिए जाओगे, मिसकंडक्ट में मान लिए जाओगे। तो नोट, मटेरियल फैक्ट क्या होता है? मटेरियल फैक्ट का आपने फेल्स टू डिस्क्लोज, आपने उस मटेरियल फैक्ट को जो है वो पर्टिकुलर मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करा, डिस्क्लोज करना जरूरी था टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। और फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, और सच मटेरियल फैक्ट विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो इधर है फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर बात आती है कि जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो बात आती है फिर हमें समझना पड़ेगा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट में क्या कवर है। जैसे कि 2 सेट बना रहे हैं बैलेंस शीट, 2 सेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन है वो इधर कवर नहीं होती। तो
टू सेट ऑफ बैलेंस शीट है, तो टू सेट ऑफ बैलेंस शीट दिस सिचुएशन नॉट कवर हियर। बोला ये गया है कि अगर आप टू सेट्स बनाते हो, अगर ऑडिटर किसी क्लाइंट के यहाँ ऑडिट प्लेस पे गया ऑडिट करने, तो पता चला उधर तो क्लाइंट ने उसको जो है वो वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट दी, बाकायदा उसने उसका ऑडिट करा। ऑडिट करने के दौरान उसने रिपोर्ट सबमिट करी, रेगुलेटरी अथॉरिटी को लगा कि क्यों ना इसका इंस्पेक्शन करा जाए। इंस्पेक्शन करा तो पता चला कि क्लाइंट जो है वो टू सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है। तो भैया अगर क्लाइंट टू सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, अगर क्लाइंट जो है वो दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है क्लाइंट से ये पूछे कि आप एक सेट बनाते हो कि दो सेट बनाते हो। ऑडिटर का तो ये है कि जो भी बुक्स प्रोड्यूस करी है उसने उसको एग्जामिन करा है और अपना एक रीजनेबल एश्योरेंस देकर अपना एक ओपिनियन दिया है कि फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रिपेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो टू सेट ऑफ बैलेंस शीट इधर नहीं आती है क्योंकि ऑडिटर की वो जिम्मेदारी ही नहीं है। पर अगर आपने बैलेंस शीट को इन्फ्लेटेड शो करके रखा है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट में आ जाएगा। जैसे 20% से बैलेंस शीट बढ़ा दिए तो ये तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट है। और पर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो वो मटेरियल फैक्ट है। अब क्लॉज 7 की बात आती है, तो क्लॉज 7 भी एक अच्छा क्लॉज है। अब बहुत ईजी क्लॉज आने वाले हैं। तो क्लॉज 7 कौन सा क्लॉज है कि क्लॉज 7 ये बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जो सीए इन प्रैक्टिस है वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अगर उसने ड्यू डिलीजेंस नहीं लगाया है तो, या ग्रॉसली नेग्लिजेंट हुआ है तो ड्यू डिलीजेंस नहीं लगाया या ग्रॉसली नेग्लिजेंट हुआ है तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ इट डजंट एक्सरसाइज। उसने एक्सरसाइज ही नहीं करा ड्यू डिलीजेंस, उसने ड्यू डिलीजेंस को एक्सरसाइज ही नहीं करा, या वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़। तो इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ ना तो वो उसने ड्यू डिलीजेंस जो है ना तो उसने ड्यू डिलीजेंस को है वो एक्सरसाइज करा, और या तो अगर वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था तो उस केस में दोनों केस में वो गिल्टी मान लिया जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ड्यू डिलीजेंस को शो करती है और कौन कौन सी चीज़ें जो ग्रॉसली नेग्लिजेंस को शो करते हैं, तो अब हम समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आया कि नॉट सबमिट रिपोर्ट ऑन टाइम। ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं कर रहा है, तो अगर ऑडिटर जो है वो उसने टाइम पे रिपोर्ट सबमिट नहीं करी तो ये जो है वो ग्रॉसली नेग्लिजेंस है। पर नॉट रिप्लाइंग टू द अथॉरिटीज़, नॉट रिप्लाइंग टू अथॉरिटीज़ हमने पढ़ा है कि नॉट रिप्लाइंग टू द अथॉरिटीज़ वो क्लॉज 11 में जाता है। पर अगर आप रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं कर रहे हो तो ग्रॉसली नेग्लिजेंट है, वो इधर कवर हो रहे हो। और मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे आपने ब्लाइंडली रिलाई कर लिया, आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे ब्लाइंडली रिलाई कर लिया। एमआईएस के रिकॉर्ड पे आपने जो है आपने सर्कुलेशन फिगर्स को सर्टिफाई कर लिया, आपने बैंक अकाउंट चेक नहीं करे, आपने ओपनिंग बैलेंस को चेक नहीं करा, आपने ये देखा कि जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन तो आर्बिट्ररी बेसिस पे हुआ है, और डिस्पाइट बहुत सारे क्वालिफिकेशन के आपने क्लीन रिपोर्ट इशू कर दी। डिस्पाइट मोर डिस्प्यूट भी ज़्यादा थे फिर भी आपने क्लीन रिपोर्ट इशू करी, मतलब आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो। ड्यू डिलीजेंस किस केस में आ रहा है? ड्यू डिलीजेंस का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसमें ऐसा था कि जब ऑडिटर जब किसी फाइनेंशियल एंटिटी में ऑडिट करने गया, जब ऑडिटर फाइनेंशियल एंटिटी में ऑडिट करने गया तो वहाँ पे उसको पता चला कि जो कैशियर है उसने सर्विस अपने लेफ्ट कर दी। अब उसने लेफ्ट कर दी तो कायदे से कैशियर ने लेफ्ट करा विदाउट गिविंग नोटिस। तो अगर जब ऑडिटर को पता चलता है तो उस समय ऑडिटर को नीड टू बी अलर्ट होना चाहिए और स्केप्टिक होना चाहिए। नीड टू बी अलर्ट और स्केप्टिक इस केस में होना चाहिए क्योंकि कैश जो है वो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट आइटम है। तो कैश जो है वो पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेंट आइटम है। अब सिंस कैश एक सिग्निफिकेंट आइटम है तो देयर इज सर्कमस्टेंस टू एक्साइट सस्पिशन। तो कैशियर ने लेफ्ट करा अपना ऑफिस, तो कैशियर ने अपना जो है पर्टिकुलर ऑफिस, उस पर्टिकुलर ऑफिस को उसने करा लेफ्ट। तो उसने जो अपना ऑफिस है उसने अपने ऑफिस को लेफ्ट करा विदाउट गिविंग नोटिस। तो ये जो है सिंस कैश एक सिग्निफिकेंस आइटम है तो ये एक सर्कमस्टेंस है जो सस्पिशन अराउज करता है कि हो सकता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो। तो उस केस में ऑडिटर को अलर्ट होना चाहिए, और अगर फिर भी अगर ऑडिटर अलर्ट नहीं हुआ है तो इसने अपना ड्यू डिलीजेंस यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो ड्यू डिलीजेंस क्या होता है कि नीड टू बी अलर्ट एंड स्केप्टिक वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। अब हमने पढ़ा है कि इंस्टेंसेस में हमने ये समझा है कि जो 2, 7 और 8 ये साथ में चलते हैं, 2, 7 और 8 साथ में चलते हैं, 2, 7, 8 साथ में चलते हैं। तो 2, 7, 8 साथ में चलते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि
अगर आपने बिना एग्जामिन करे रिपोर्ट दे दी, बिना एग्जामिन करे रिपोर्ट दे दी कि मैंने एग्जामिन करा है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उधर 2-3 जगह फंसते हो। सबसे पहले आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया नहीं और आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी। आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे, आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी, और आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी क्योंकि आपने एग्जामिन ही नहीं करा है। तो आपने एग्जामिन नहीं करा है, रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो आप उधर 2 में फंस गए हो। आपको एग्जामिन करना था, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने थे, आपको ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं होना था, आप ये सब भी थे। तो उस केस में 2, 7 और 8 है, पूरे साथ में ही वो चलते हैं। अब आता है इशूइंग रॉन्ग कंजम्पशन सर्टिफिकेट। अगर कोई कंजम्पशन सर्टिफिकेट रॉन्गली इशू हो गया है, अगर कोई कंजम्पशन सर्टिफिकेट रॉन्ग इशू हुआ है, अगर कोई कंजम्पशन सर्टिफिकेट रॉन्ग इशू हो गया है तो क्लॉज 7 में हो जाता है, क्योंकि उसने रॉन्ग कंजम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया। या अब इधर बात आ रही है कि ये जो है ग्रॉसली नेग्लिजेंट और ड्यू डिलिजेंस। अब सिंस इधर फिनेंशियल स्टेटमेंट में सर्टिफिकेट भी कवर है, इसलिए अगर रॉन्ग कंजम्पशन सर्टिफिकेट भी गलती से अगर इशू कर दिया है तो आपने रॉन्गली इशू करा है, मतलब आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे। अब एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनल ऑडिटर ने कुछ डिफेक्ट फाउंड करे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने फाउंड नहीं करे थे, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था या ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म नहीं करा, ऐसा है क्या? तो नहीं। अब भैया देखो सिंपल सी बात है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर ने के अंदर कोई डिफेक्ट फाइंड हुआ है, इंटरनल ऑडिटर ने कोई डिफेक्ट फाउंड करे, तो क्योंकि अब इंटरनल ऑडिटर तो डिफेक्ट फाउंड करेगा ही, क्योंकि इसका स्कोप बड़ा है। अब स्कोप बड़ा है तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेता है, जो ऑडिटर है वो रीजनेबल एश्योरेंस लेता है। इंटरनल ऑडिटर इन डेप्थ चेकिंग करता है, ऑडिटर जो है वो ओवरव्यू लेता है, और रीजनेबल एश्योरेंस जो जब उसको रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाता है या उसको जब परसुएसिव एविडेंस मिल जाते हैं तब जाके ऑडिटर जो है वो आगे बढ़ जाता है। पर जो है जो अपना इंटरनल ऑडिटर है ये कंप्लीट एश्योरेंस लेता है और ये कंक्लूसिव एविडेंस लेता है, तब जाके वो इंटरनल ऑडिट कंप्लीट होता है। तो सिर्फ कुछ भी चीज़ को अगर आप इन डेप्थ में चेक करोगे तो गलतियाँ मिलेगी ही मिलेगी। सिंस इधर भी आपको गलतियाँ मिली है तो ये भी गिल्टी में मान लिया जाए। तो इधर जो है इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर से अलग है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये माना जाता है कि जो है ड्यू डिलिजेंस का आपने अप्लाई नहीं करा है या आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट वाला वो क्लॉज इधर अट्रैक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर तो ऐसे गलती करेगा ही करेगा, ऐसे गलती फाइंड आउट करेगा ही करेगा। तो अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर की काम में कोई गलती निकाले और गलती निकालने वाला इंस्पेक्टर या इंटरनल ऑडिटर है, तो उस केस में जो है ये नहीं माना जाएगा कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने ग्रॉसली नेग्लिजेंट या ड्यू डिलिजेंटली परफॉर्म नहीं करा है, क्योंकि उसका स्कोप ही अलग है। अब चेक 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बट ओपिनियन ऑन 1 सेट इज अ ग्रॉसली नेग्लिजेंट। आपने 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आपने चेक भी करे, पर आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट मानने जाओगे अगर आपने एक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट पे ही आपने जो है रिपोर्ट दे दी। और इसके पहले वाले ये क्वेश्चन में ये था कि आपने 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं क्लाइंट ने, पर ऑडिटर को नहीं पता है। ऑडिटर के पास तो सिर्फ एक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आया है, वो तो इंस्पेक्टर को स्क्रूटनी में पता चला है कि 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं। तो उस केस में ऑडिटर लायबल नहीं है, क्योंकि ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है क्लाइंट से ये पूछना कि क्या आपने 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं। फिर द एक्सप्रेशन नेग्लिजेंस कवर वाइड फील्ड एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम माइनर नेग्लिजेंस टू फ्रंटियर ऑफ फ्रॉड। तो जो द एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन नेग्लिजेंस, ग्रॉसली नेग्लिजेंस और ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म नहीं करा। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है कि अलर्ट रहना, स्केप्टिक रहना वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। पर जब नेग्लिजेंस है तो इधर बात कर रहे हैं नेग्लिजेंस, ग्रॉसली नेग्लिजेंस की, तो नेग्लिजेंस में सब कवर है, एक्सटेंडेड फ्रॉम छोटे छोटे नेग्लिजेंस या बड़े बड़े नेग्लिजेंस जिससे फ्रॉड क्रिएट हो रहा है। तो 278 कम टू द पिक्चर व्हेन इशू सर्टिफाई सबमिट फिनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें इशू करा है, सर्टिफाई करा है, सबमिट करा है, इशू करा है, सर्टिफाई करा है, सबमिट करा है फिनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिन ही नहीं करा, या विदाउट ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो आपने उसको एग्जामिन नहीं करा और आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए, तो उस केस में जो है आपने एग्जामिन नहीं करा और आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए। तो सिंस आपने एग्जामिन नहीं करा है और आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए हैं, तो आपने एग्जामिन नहीं करा, आप 2 में कवर हो, आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए है, तो आप 8 में कवर हो और आप बहुत ही ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे कि आपने एग्जामिन नहीं करा है, तो उस केस में जो है आप 7 में भी कवर हो। फिर क्लॉज 8 ये बोलता है तो CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fail to obtain sufficient and appropriate audit evidence। और जो sufficient and appropriate audit evidence लेना जरूरी है
तो एक ओपिनियन फ्रेम करने के लिए हमको एक रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए रहता है। अब रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए रहता है तो वो तो मिलेगा परसुएसिव एविडेंस से, और आपने वो एविडेंस ही नहीं लिए तो आप क्लॉज 8 में गिल्टी हो गए। तो क्या लिखा है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है उसको आपने ऑब्टेन नहीं करा है, और जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी, वो एक नेसेसरी है टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए एक एविडेंस होना जरूरी है, और अगर हमने उसको ऑब्टेन नहीं करा तो हम ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाते, तो उस केस में आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आपने फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्योंकि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो होता है हमें वो ओपिनियन फॉर्म करने के लिए लगता है, और बिना एविडेंस के तो हम ओपिनियन फॉर्म कर ही नहीं सकते। पर इस केस में तो आपने ओपिनियन फॉर्म कर दिया होगा बिना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए, तो ये आप गिल्टी माने जाओगे। जैसे कि हमने सर्टिफाई कर दिया सर्कुलेशन ऑफ द मैगजीन विदाउट एग्जामिनेशन, अगर आपने विदाउट एग्जामिनेशन जो है अगर आपने सर्टिफाई करा है तो उस केस में आप क्लॉज 8 में गिल्टी हो गए हो, क्योंकि आपने फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और विद MIS रिपोर्ट। पर अगर आपने इसमें बात आ रही है कि अगर आपने MIS रिपोर्ट जो है पर्टिकुलर, जो आपने पर्टिकुलर MIS रिपोर्ट है, पर्टिकुलर MIS रिपोर्ट के बेसिस पे सर्कुलेशन जो है वो फाइल करा है, सर्कुलेशन ऑफ जो है जो मैगजीन है वो आपने सर्टिफाई करा है, तो आपने MIS रिपोर्ट के बेसिस पे करा है ना। तो सिंस अगर आपने MIS रिपोर्ट के बेसिस पे करा है तो आप क्लॉज 7 में भी गिल्टी हो जाते हो, क्लॉज 8 में भी गिल्टी हो जाते हो, क्योंकि आपने जो है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिया है और आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट है। तो किसी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हमको ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट और सर्टिफिकेट सब आते हैं। तो अगर आपको ओपिनियन फॉर्म करना है तो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, अगर आपने नहीं लिए हैं तो आप गिल्टी हो जाते हो। तो अगर आपने नहीं लिए हैं तो आप क्लॉज 8 में गिल्टी हो। फिर क्लॉज 9 है कि सीए इन प्रैक्टिस जो है वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अगर वो फेल्स टू इनवाइट इन अटेंशन। तो सीए इन प्रैक्टिस जो है वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अगर ही फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू अ मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम गैप। गैप का मटेरियल डिपार्चर समझ में आता है, क्योंकि गैप हो सकता है कि गैप उस पर्टिकुलर जगह नहीं लग रहा हो, तो गैप का मटेरियल डिपार्चर समझ में आता है। पर अगर आपने सीए इन प्रैक्टिस ने अगर उसको इनवाइट ही नहीं करा, अटेंशन ही इनवाइट नहीं करा, या उसको रिपोर्ट में डिस्क्लोज ही नहीं करा, तो सीए इन प्रैक्टिस गिल्टी है। तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू इनवाइट अटेंशन। तो अगर वो उसने अटेंशन को इनवाइट नहीं करा तो फेल्स टू इनवाइट अटेंशन फ्रॉम डिपार्चर फ्रॉम गैप। तो गैप से डिपार्चर, तो गैप है, गैप जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर, गैप से डिपार्चर करा है, वो डिपार्चर मटेरियल है। अब वो डिपार्चर मटेरियल है, और पर सीए प्रैक्टिस को जो है वो अटेंशन इसमें इनवाइट करना था, पर सीए प्रैक्टिस ने जो है वो अटेंशन इनवाइट ही नहीं करा, तो फेल्स टू इनवाइट अटेंशन फ्रॉम मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम गैप। तो क्या बोला है, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू इनवाइट अटेंशन। वो अटेंशन इनवाइट करने में फेल हो गया, जो अटेंशन है वो इनवाइट करने में फेल हो गया फ्रॉम डिपार्चर फ्रॉम गैप। तो फेल्स टू इनवाइट अटेंशन फ्रॉम डिपार्चर फ्रॉम गैप, तो गैप से डिपार्चर हुआ है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर से जो है डिपार्चर हुआ है, तो डिपार्चर फ्रॉम गैप। पर इसने ये अटेंशन इस पे तो इनवाइट ही नहीं करा अटेंशन, गैप से डिपार्चर हुआ है पर उसने इनवाइट ही नहीं करा अटेंशन। तो इफ ही फेल्स टू इनवाइट अटेंशन फ्रॉम डिपार्चर फ्रॉम गैप, तो गैप से डिपार्चर करा है चलेगा, पर आपको ये बताना चाहिए। पर अगर आपने ये भी नहीं बताया है तो आप गिल्टी हो जाते हो। तो इफ ऑडिटर अनेबल टू परफॉर्म प्रोसीजर एज पर गैप तो चलेगा, पर आपको रीज़न के साथ बताना पड़ता है, इनवाइट अटेंशन इनवाइट करने पड़ते हैं कि आप क्यों गैप के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए। और अगर आप गैप के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए हो और अगर आपने रीज़न नहीं बताया है तो सिंपल सी बात है, फिर आप गिल्टी मान लिए जाते हो, क्योंकि आपने वो चीज़ नहीं बताई है। तो देखो, गैप से तो करना चाहिए, पर अगर ने नहीं करा है तो ऑडिटर को इन्वाइट करना पड़ता है अटेंशन। तो अगर उसने इन्वाइट करा है तो भी अच्छी बात है, पर अगर उसने फेल्स टू इन्वाइट हो गया है तो उस केस में सिंस वो फेल्स टू इन्वाइट हो गया है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मान लिया जाता है अंडर क्लॉज 9। फिर क्लॉज 10 ये बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू कीप मनी ऑफ क्लाइंट। तो जो सीए इन प्रैक्टिस है वो शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अगर उसने क्लाइंट का मनी फेल्स टू कीप मनी ऑफ क्लाइंट, अगर उसने क्लाइंट का मनी सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा है और यूज़ नहीं करा है सच मनी फॉर इंटेंडेड पर्पस इन रीजनेबल टाइम। तो कंडीशन ये है कि जो क्लाइंट का मनी है
हमें उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। तो क्लाइंट का मनी जो है, क्लाइंट का जो मनी है, हमको उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में तो रखना ही रखना है, तो उस मनी को जो है इंटेंडेड पर्पस के लिए टाइम पे यूटिलाइज भी करना है। इंटेंडेड पर्पस के लिए टाइम पे यूटिलाइज भी करना है। तो दो चीज़ें हैं, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है और इंटेंडेड पर्पस के लिए टाइम पे यूटिलाइज करना है। ये मनी ऑफ क्लाइंट है। तो मनी ऑफ क्लाइंट, तो फेल्स टू कीप मनी ऑफ क्लाइंट, तो मनी ऑफ क्लाइंट में ये कवर नहीं है। फीस रेम्यूनरेशन क्लाइंट से जो आता है वो भी मनी है, पर फीस एंड रेम्यूनरेशन तो हम सेपरेट बैंक अकाउंट में रखे नहीं रखे, कैसे भी रखे चलेगा। या मनी मीन टू बी एक्सपेंडेड, तो जो है मनी मीन टू बी एक्सपेंडेड है, या फीस और रेम्यूनरेशन जो क्लाइंट से मिल रही है, उसके अलावा अगर क्लाइंट से कुछ पैसा मिलता है तो उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो। आप सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो, और सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने के बाद जो है, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा हमने, और सेपरेट बैंक अकाउंट में हमको रखने के बाद जो है पर्टिकुलर सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने के बाद, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने के बाद जो है हमें उसको इंटेंडेड पर्पस के लिए टाइमली यूज़ करना चाहिए। और अगर हमने इसको टाइमली यूज़ नहीं करा तो हम इधर गिल्टी मान ले जाते हैं। फिर बात आ जाती है कि ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है कि मनी ऑफ क्लाइंट, 3 कंडीशन ये है। सबसे पहले वो क्लाइंट का मनी होना चाहिए, वो क्लाइंट का मनी, उसमें फीस और रेम्यूनरेशन नहीं आता, वो मनी मीन टू बी एक्सपेंडेड नहीं आता है, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। अब सिंस उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए और यूज़ फॉर द इंटेंडेड पर्पस होना चाहिए विद इन द टाइम। तो अगर ये सब चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है तो ये गिल्टी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आया कि जो क्लाइंट का जो पैसा है वो अलमीरा में मिला, तो क्लाइंट का पैसा अलमीरा में मिला तो गलत है। जो क्लाइंट का मनी है उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। तो आप तो उधर मिसकंडक्ट में भी आ गए, आपने डिस्ट्रीब्यूट भी क्रिएट करा क्योंकि आपने अलमीरा में रखा, और आप इधर क्लॉज 10 में भी गिल्टी हो गए क्योंकि आपको क्लाइंट का पैसा तो जो है, क्लाइंट का पैसा तो आपको सफिशिएंट सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना था। फिर बात आती है कि आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए क्लाइंट ने कुछ पैसे दिए थे, आपने वो पे नहीं करा। जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी थी, आपने वो पे नहीं करी। अब पॉइंट ये आता है कि क्लाइंट ने कुछ पर्टिकुलर पैसा दिया, आपने उस पर्टिकुलर पैसे को यूज़ भी करा, आपने उस पर्टिकुलर पैसे को यूज़ भी करा, पर आपने टाइम पे क्लाइंट को रिटर्न कर दिया, और बाद में उसको, जैसे कि क्लाइंट ने आपको पैसा दिया, आपने उसको किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए एक दिन के लिए यूज़ करा और अगले दिन आपने पैसे डाल भी दिए उस अकाउंट में, तो सिंपल सी बात है, तो भी मिसकंडक्ट है। भले ही पैसा वापस दे दिया हो तो भी मिसकंडक्ट है, पर आप क्योंकि आपने क्लाइंट के पैसे को तो यूज़ करा है ना, उसी से आपने क्लाइंट के पैसे को यूज़ करा है तो आप मिसकंडक्ट में मान लिए जाते हो। तो आपने क्लाइंट को पैसे को यूज़ करा है तो आपने मिसकंडक्ट में मान लिया जाता हो। भले ही आपने उसको पर्टिकुलर अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करा हो और उसके बाद आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी भी पे कर दी हो, इंटेंडेड पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर दिया हो, तो भी आप गिल्टी हो क्योंकि आपने क्लाइंट के पैसे को अपने लिए यूज़ करा है ना, तो आपको जो अपने लिए यूज़ नहीं करना था। तो भले ही सब चीज़ें कंप्लायंस होती है, पर फिर भी अगर उसको आपने अपने लिए यूज़ कर लिया है तो आप गिल्टी हो। तो इंस्टेंसेस है, सीए इन प्रैक्टिस कीप मनी इन सेफ कस्टडी, यूज सच अमाउंट फॉर पर्सनल पर्पस। तो जो सीए इन प्रैक्टिस है, तो जो सीए इन प्रैक्टिस है, सीए इन प्रैक्टिस ने मनी कीप करा अपनी सेफ कस्टडी में मनी को रखा। तो सीए इन प्रैक्टिस जो है उसने मनी रखा सेफ कस्टडी में, तो उसने यूज़ करा सच अमाउंट पर्सनल पर्पस के लिए, और ड्यू डेट पे उसने बाकायदा सारा मनी रिटर्न भी कर दिया क्लाइंट को, तो डैन टू भी ये मिसकंडक्ट मान लिया जाता है। फिर आता है पार्ट 2। जब हम पार्ट 2 की बात देखें तो पार्ट 2 में 4 चीज़ें आती हैं, 4 क्लॉजेस आते हैं। तो 4 क्लॉज ये ऐसे होते हैं कि सबसे पहले अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। अब ये जो पार्ट 2 है, देखा जाए तो जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 ये दोनों पे लगता है, सीए इन प्रैक्टिस पे भी लगता है और सीए इन सर्विस पे भी लगता है। तो बोला ही जाता है कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर आपने प्रोविजन, रेगुलेशन या काउंसिल जनरल गाइडलाइंस को कॉन्ट्रावेंशन करा है। तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मान लिया जाता है अगर उसने प्रोविजन, रेगुलेशन, जो प्रोविजन के साथ रेगुलेशन और रेगुलेशन के साथ काउंसिल की गाइडलाइंस को उसने कॉन्ट्रावेंशन करा है। अब प्रोविजन है, जैसे कि प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन ऐसा हो सकता है कि आपने सीओपी नहीं है फिर भी आप लोगों को बता रहे हो कि आप सीओपी हो, आप सीए की डिग्री नहीं है फिर भी आप बता रहे हो कि सीए की डिग्री है, तो इस तरीके से बोला जाता है कि ये सेक्शन 6 का कॉन्ट्रावेंशन है, क्योंकि ये सेक्शन 6 का कॉन्ट्रावेंशन हो गया है, तो प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन है। रेगुलेशन में बात करते हैं, रेगुलेशन 48 और 49। 48 ये बोलता है कि जो है 48 की बात स्टाइपेंड की है कि 48 ये बोलता है कि जो चार्टर्ड अकाउंट आर्टिकल है, आर्टिकल को मंथली स्टाइपेंड मिलना चाहिए, तो मंथली स्टाइपेंड नहीं मिला आर्टिकल को तो 48 में गिल्टी है। 47 ये बोलता है कि आर्टिकल से प्रीमियम एक्सेप्ट नहीं करना है इन केस ऑफ एंगेजमेंट, या लोन एक्सेप्ट नहीं करना है इन केस ऑफ एंगेजमेंट। और अगर आपने इन केस ऑफ एंगेजमेंट जो है आपने लोन एक्सेप्ट करा है आर्टिकल से या प्रीमियम एक्सेप्ट करिए तो आप 47 में गिल्टी हो।
तो अगर आपने ये सब चीज़ें करी है, आपने रेगुलेशन आपने फॉलो नहीं करे तो आप गिल्टी हो जाते हो। फिर गाइडलाइंस, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस आती है कि अगर आपने काउंसिल जनरल गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी तो आप गिल्टी हो। जैसे कि जो है सीए को अपनी जो बुक्स है उसके बुक्स को पॉकेट डायरी में या मोबाइल के नोट्स में नहीं रखना चाहिए, उसको बाकायदा अपना एक कैश बुक बनाना चाहिए और एक लेजर बनाना चाहिए, जो चैप्टर 5 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2008 बोलता है। पर अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं तो उस केस में वो काउंसिल का भी उसने कॉन्ट्रावेंशन करा है, काउंसिल को भी फॉलो नहीं करा है, वो इधर गिल्टी है। तो इंस्टेंस क्या है कि लोन जो है, ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि लोन हमने पढ़ा कि हम आर्टिकल से लोन नहीं ले सकते इन केस ऑफ एंगेजमेंट, पर जो लोन है आफ्टर एंगेजमेंट तो ले सकते हैं। तो आर्टिकल से लोन नहीं ले सकते इन केस ऑफ एंगेजमेंट, और उस पर्सन से भी नहीं ले सकते जिसमें आर्टिकल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर आर्टिकल का सब्सटेंशियल या डायरेक्ट इंटरेस्ट है तो इन केस ऑफ एंगेजमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन से भी लोन नहीं ले सकते। जैसे कि आर्टिकल के फादर की कंपनी थी फाइनेंस वाली कंपनी, तो फाइनेंस वाली कंपनी से अगर हमने लोन लिया है तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि यार सबसे पहले क्या लोन इन केस ऑफ एंगेजमेंट है। तो इन केस ऑफ एंगेजमेंट है तो उधर ही फंस गए, गिल्टी हो गए। पर चलो इन केस ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, पर आपने लोन लिया है तो आपने नहीं, अगर इन केस ऑफ एंगेजमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर इन केस ऑफ एंगेजमेंट है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या आर्टिकल का उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो अगर डायरेक्ट इंटरेस्ट है तो जाके वो गिल्टी होता है, अगर इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है तो फिर नहीं होता। तो आप लोन जो है वो रिलेटेड टू एंगेजमेंट, तो अगर लोन रिलेटेड टू एंगेजमेंट है और वो आर्टिकल से ले रहे हो तो भी गिल्टी हो, या अदर से ले रहे हो तो भी गिल्टी हो। अब अदर से ले रहे हो तो गिल्टी तब होगे जब आर्टिकल का उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट है, तो तब गिल्टी होगी, अदरवाइज गिल्टी नहीं होगी। और लोन दे रहे हो अदर देन द केस ऑफ एंगेजमेंट तो चलेगा। अब क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 क्या बोलता है? क्लॉज 1 में तो हमने ये बोला कि प्रोविजन, रेगुलेशन और गाइडलाइन है वो आपने फॉलो नहीं करी। क्लॉज 2 क्या बोलता है? क्लॉज 2 ये बोलता है कि बीइंग एन एम्प्लॉय आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी विदाउट एम्प्लॉयर परमिशन। सीए इन प्रैक्टिस होता है तो उसमें सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 का क्लॉज 1 लगता है कि बीइंग इन अ सीए इन प्रैक्टिस, बीइंग इन अ प्रोफेशनल एंगेजमेंट, कुछ आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्वायर करी इन कोर्स ऑफ एंगेजमेंट और आपने वो डिस्क्लोज कर दी विदाउट द परमिशन ऑफ क्लाइंट और विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो इसमें भी ऐसा है, अब इधर सीए इन प्रैक्टिस और क्लाइंट की बात चलती है और इधर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की बात चलेगी। तो आपने बीइंग एन एम्प्लॉय डिस्क्लोज करा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट द परमिशन ऑफ एम्प्लॉयर या अदरवाइज देन रिक्वायर्ड बाय लॉ की जरूरत नहीं थी और आपने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कराया तो आप क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाते हो। तो सीए इन प्रैक्टिस अगर ये हरकत करता है तो क्लॉज शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1 में कवर होता है और ये शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 2 में कवर है। शेड्यूल जो है पार्ट 3 ये बोलता है कि सीए जो है शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो मिसकंडक्ट में मान लिया जाता है इफ़ ही इंक्लूड इन एनी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न या फॉर्म। तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है, इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न या फॉर्म में कुछ अगर वो चीज़ इंक्लूड कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न या फॉर्म जो है वो इंस्टीट्यूट कमेटी, काउंसिल, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्यूआरबी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इन सबको जा रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन, रिटर्न और फॉर्म है ये सब इनको जा रहे हैं, उसमें जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो आप ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। अगर नो इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मतलब कि अगर आपने इसको सप्लाई नहीं करी हो इन्फॉर्मेशन, तो आप शेड्यूल 1 में कवर हो। अगर आपने इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी है तो शेड्यूल 1 के पार्ट 3 में क्लॉज 2 में कवर हो। शेड्यूल 1 के पार्ट 3 में क्लॉज 2 में कवर हो, क्योंकि आपने इधर सप्लाई नहीं करा है। पर इधर जब आपने फॉल्स अप्लाई करो तो शेड्यूल 2 पार्ट 2 और क्लॉज 3 में कवर हो जाते हो। तो इस तरीके से जो है हमको समझना पड़ेगा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 3 में कवर है। क्लॉज 1 जो रहता है कि आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, क्लॉज 1 क्या बोलता है कि आपने प्रोविजन, रेगुलेशन, गाइडलाइंस का कॉन्ट्रावेंशन करा। क्लॉज 2 क्या बोलता है, बीइंग एन एम्प्लॉय आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी। क्लॉज 3 ये बोलता है कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट करे। तो अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट करे, जैसे कि होता है कि आप फॉल्स स्टेटमेंट क्यों सबमिट करते हो, आप फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट करते हो
बैंक ऑडिट के इम्पैनलमेंट के लिए। तो अगर आपने बैंक ऑडिट के इम्पैनलमेंट के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है या आपने नया पार्टनर ऐड करा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो, तो ये जो है बाकायदा आप क्लॉज 3 में गिल्टी हो जाते हो, क्योंकि आपने स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन रिटर्न या फॉर्म फॉल्सली सबमिट करें। तो यही बात आती है कि जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अगर आप सप्लाई नहीं करते हो तो शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज 2 में कवर हो, पर सप्लाई करते हो वो फॉल्स करते हो तो शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 3 में आप कवर हो। अब अच्छा क्वेश्चन था एक और कि आर्टिकल वर्क कर रहा है अदर देन बिजनेस आवर्स, तो सिंस अदर देन बिजनेस आवर्स है तो वो शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1 में कवर है, क्योंकि आर्टिकल वर्क कर रहा है अदर देन बिजनेस आवर्स और वो अदर देन बिजनेस आवर्स वर्क कर रहा है और प्रिंसिपल उसको पेमेंट कर रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। अब अदर देन बिजनेस आवर्स वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल क्वार्टरली बेसिस पे जो है उसको पेमेंट करे स्टाइपेंड का, तो ये रेगुलेशन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ। और एंड इंटीमेट टू इंस्टीट्यूट डेट आर्टिकल वर्क इन बिजनेस आवर्स, ऊपर इंटीमेट ये कर रहे हैं कि आर्टिकल जो है वो बिजनेस आवर्स में वर्क कर रहा है। तो एक तरीके से बात ये आ गई है कि इसने तो इन्फॉर्मेशन भी गलत दे दी है। अब सिंस इसने इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो ये जो है क्लॉज पर्टिकुलर 3 में भी कवर हो जाता है। तो कॉन्ट्रावेंशन करा है प्रोविजन का, क्योंकि अदर देन बिजनेस आवर्स में वर्क कर रहा है, क्वार्टरली पेमेंट करा है, तो जो है क्लॉज 1 में कवर है और क्लॉज 3 में कवर है जब आप सप्लाई कर रहे हो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन फॉल्स दे रहे हो। फिर आता है क्लॉज 4 की बात, और क्लॉज 4 की बात ये है कि आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्लॉज 4 क्या बोलता है कि जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कब होता है? तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कब होता है? इफ़ ही डिफैल्केट एम्बेजल मनी। तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर उसने डिफैल्केट करा है या एम्बेजलमेंट करा है मनी का जो उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में रिसीव हुआ था। तो कोई सा मनी उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी से रिसीव हुआ था, उसने उसको डिफैल्केट कर लिया है या एम्बेजल कर रहा है। तो ये क्लाइंट का मनी हो तो वो शेड्यूल जो है वो क्लॉज 10 में कवर है, शेड्यूल 2 के पार्ट 1 के। पर अगर आपको कुछ पैसे मिले हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में कि एज ए रीजनल काउंसिल मेंबर आपको कुछ पैसे मिले थे और आपने डिफैल्केट करा है, आपने उसको डिफैल्केट करा है, आपने उसको एम्बेजलमेंट करा है, तो आप क्लॉज 4 में गिल्टी हो जाते हो। फिर पार्ट 3 है, पार्ट 3 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फाउंड गिल्टी बाय सिविल कोड या क्रिमिनल कोड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिडिटी फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ। तो ऐसी बात थी। तो इस तरीके से जो है चार्ट ख़त्म करा है, जिसमें पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में, पहले दूसरे पार्ट में तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और तीसरे पार्ट में अदर मिसकंडक्ट है। पहला पार्ट सीए इन प्रैक्टिस के लिए, दूसरा सीए के लिए है और तीसरा भी सीए के लिए है। तो जब बात आती है पहला क्या हमको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, क्लॉज 1 सीए इन प्रैक्टिस अगर डिस्क्लोज करता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो क्लॉज 1 में गिल्टी है। क्लॉज 2 में जब गिल्टी होगा जब उसने एग्जामिन करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसने क्लॉज 2 में क्या गिल्टी है, क्लॉज में ये गिल्टी है कि उसने सर्टिफाई करा है, एग्जामिन करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, अनलेस इट इज एग्जामिन बाय ही रिलेटिव एम्प्लॉय या अनदर सीए इन प्रैक्टिस। एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग में अगर अपना नाम इन्वॉल्व करता है, यानी ये जो कंटिजेंट ऑन फ्यूचर ट्रांजेक्शन है और विच लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी, एक्सप्रेस ओपिनियन, उस फाइनेंशियल एंटिटी के मिस स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है जहाँ पे उसका पार्टनर या उसका जो फर्म है उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है अगर वो डायरेक्टर है तो। और इसमें रिलेटिव भी कवर है, काउंसिल जनरल गाइडलाइन रिलेटिव भी कवर करता है। फिर 5वां मटेरियल फैक्टर, छठा जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। 7वां सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए हैं। 7वां है ग्रॉसली नेग्लिजेंट ड्यू डिलिजेंस है। 8वां सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने नहीं लिए हैं। 9वां जो है वो 9वां है आपने गैप से डिपार्चर करा है और 10वां क्लाइंट बनी है। फिर सेकंड जो पार्ट 2 है उसमें प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइंस का कंप्लाई नहीं करा है आपने। फिर सेकंड ये आ जाता है कि आपने एज एन एम्प्लॉय आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी, कुछ फॉल्स सप्लाई करा है आपने इन्फॉर्मेशन का। और फिर बात आती है एम्बेजलमेंट करा है अगर आपने अमाउंट का, तो फिर वो है गिल्टी अगर मोर देन 6 मंथ है तो इस तरीके से जो है ये क्लॉजेस सारे ओवर होते हैं। फिर ये क्लॉजेस ओवर होने के बाद इसका जो है पूरा चार्ट बना हुआ है। चार्ट ये है कि अगर आप किसी पर्सन को अलाउ करते हो प्रैक्टिस करने को, तो वो अगर सीए इन प्रैक्टिस और पार्टनर नहीं है, सीए इन प्रैक्टिस और एम्प्लॉय नहीं है तो आप गिल्टी हो। दूसरा ये बोलता है कि पे कर रहे हो शेयर ब्रोकरेज कमीशन
तीसरा बोलता है अगर आपने एक्सेप्ट करा शेयर ब्रोकरेज कमीशन, जिसमें छक्के कवर थे, जो 6 लोग कवर थे, इसमें गुडविल वाली बातें थी। पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हो, चौथा है अगर आप पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हो, वो 4% के साथ पार्टनरशिप, तो आप गिल्टी हो। और फिर पाँचवा आता है सिक्योर करना प्रोफेशनल वर्क, सॉलिसिट करना प्रोफेशनल बिजनेस। और फिर सातवां एडवर्टीजमेंट के लिए बात करता है। और फिर आठवां जो है, आठवां कम्युनिकेशन की बात करता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है प्रीवियस ऑडिटर से। नौवां 139 140 का कंप्लायंस करना पड़ता है। और फिर 10वां आ जाता है, 10वां जो है परसेंटेज ऑफ फीस की बात करता है, कंटिजेंट फीस की बात करता है कि अगर उसने फ़ीस चार्ज करी है ऑन परसेंटेज बेसिस, या फीस चार्ज करी है ऑन द रिजल्ट ऑन कंटिजेंट ऑन फाइंडिंग्स, तो ऐसे कंटिजेंट फीस आप नहीं चार्ज कर सकते, जिसमें 192 कवर था। फिर काउंसिल परमिटेड बिजनेस थे और 12 में साइन था। तो इस तरीके से जो है इधर एक्ट एज अ फेलो, नॉट बीइंग अ फेलो, आपने इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी है, या आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है 5, 6, 7 में। फिर गिल्टी इधर कवर था कि गिल्टी बाय कोर्ट है लेस देन इक्वल टू 6 मंथ, या डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट करा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में बात करी थी। जो फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड और थर्ड था, वो फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट में वही क्लॉज 1 और क्लॉज 2 इधर वो हो जाता है। तो इस तरीके से जो है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 हमने पढ़ा था। और फिर एग्जाम्पल्स और कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं। अब वो कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हमको समझने पड़ेंगे, जो अच्छे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद जो है हमको प्रिंसिपल्स देखने पड़ेंगे। जो इसका थर्ड पार्ट है वो उसका एक फोर्थ पार्ट है प्रोफेशनल एथिक्स का, वो बाकायदा बनाया जाएगा। पर जो है हमारा ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन, वो एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि जो सीए है, डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का, तो उसको स्पेशल परमिशन लगेगा। सीए ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट कर सकता है, पर उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रीवियस ऑडिटर को रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से, और बाकायदा 139 140 141 का कंप्लायंस भी करना पड़ता है। और सीए जो है ओपिनियन दे सकता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रोवाइडेड उसके फर्म का रिलेटिव का जो है उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं हो या डायरेक्टर नहीं हो। फिर हमको जो है शेड्यूल 2 का पार्ट 1 का क्लॉज 4, तो शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 4, हाँ, तो आप ओपिनियन दे सकते हो, बट ये है कि आपका आगे पार्टनर का रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं हो उसमें। अब बात आती है कि हमको 141 के कोई डिस्क्वालिफिकेशन देखने हैं, क्योंकि इधर बहुत वो काम आएंगे। तो बोला ही जाता है कि पर्सन, रिलेटिव या पार्टनर, पर्सन उसका पार्टनर या रिलेटिव अगर वो सिक्योरिटी या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट या सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है इस कंपनी में, एसोसिएट में, होल्डिंग में, सब्सिडियरी में, जो है सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है और इंटरेस्ट भी है वो होल्ड कर सकता है। सिक्योरिटी रिलेटिव होल्ड कर सकता है, मे होल्ड अप टू सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख, और आप इंडेप्ट 1 लाख का होल्ड कर सकते हो। अगर आप इंडेप्ट हो मोर देन 5 लाख, या आपने गारंटी सिक्योरिटी इशू करी है मोर देन 1 लाख, तो आप जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो 141 3D में। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पर्सन का रिलेटिव, तो सीए इन प्रैक्टिस का रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी जैसे एम्प्लॉयड है, तो सीए जो है उधर ओपिनियन नहीं दे सकता, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, क्योंकि उसका रिलेटिव ही 141 सी है, क्योंकि उसका रिलेटिव भी अगर वहाँ पे डायरेक्टर है, तो जो सीए इन प्रैक्टिस तो वैसे भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फिर तो इसमें एक क्वेश्चन था कि सीए जो रिलेटिव उसने डायरेक्टरशिप टुक करी, तो सबसे पहले डायरेक्टरशिप तो ले सकता है, स्पेशल परमिशन है, तो डायरेक्टरशिप ली, एंड पार्टनर भी उसका ऑडिटर है। तो अगर पार्टनर ऑडिटर है तो 141 3F में डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, क्योंकि सीए ने डायरेक्टरशिप ले ली वहाँ की। उसका सीए जो है वो डायरेक्टर तो बन सकता है, तो हो सकता है उस कंपनी का वो ऑडिट नहीं करता हो, तो सीए तो डायरेक्टरशिप तो बन सकता है, उसके लिए स्पेशल परमिशन लगेगी। अब उससे वो डायरेक्टर बना, तो क्या हुआ कि डायरेक्टर बनने के बाद जो है, जो वहाँ पे जो उसका सिर्फ उसका पार्टनर भी वहाँ पे एज एन ऑडिटर ही है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा 141 3F में। अब वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो इधर सीए ने डायरेक्टरशिप ली, हमने समझा वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ये रिलेटिव है, वाइफ रिलेटिव है, सीए भी रिलेटिव था, बस सीए रिलेटिव था, पर उसकी डायरेक्टरशिप होल्ड करी थी, तो सीए रिलेटिव था, उसने डायरेक्टरशिप होल्ड करी थी। डायरेक्टरशिप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को शो नहीं करता है, उसने डायरेक्टरशिप होल्ड करके रखी थी, वो भी रिलेटिव था। तो मतलब रिलेटिव अगर डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, तो जो पर्सन है वो अपना ओपिनियन तो वैसे भी दे सकता है, 141 3F में डिस्क्वालीफाइड है। अब वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है,
और सी अगर ऑडिटर है वहाँ पे, तो सिंस वाइफ का उधर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो 141(3)(f नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे वाइफ डायरेक्टर नहीं है। 141(3)(f जो बात करता है वो सिर्फ डायरेक्टर की बात करता है और एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। वाइफ का तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वाइफ तो ये रिलेटिव है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो सी ए है वो डिस्क्वालीफाइड होगा 141(3)(d) में, तो 3D 1 2 3 में डिस्क्वालीफाइड होगा। और बाकायदा जो है सिंस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वहाँ पे वो ओपिनियन भी नहीं दे पाएगा, तो शेड्यूल 2 का पार्ट 1 का क्लॉज 4 भी लग जाएगा। पर इस केस में शेड्यूल 2 पार्ट 1 का क्लॉज 4 नहीं लगता है। पर बात ये करके रखी थी कि उसमें ही नीचे नोट दे के रखा था कि शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 4 लग सकता है। तो आपकी इच्छा पे अगर आपको शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 4 इधर लगाना है कि नहीं लगाना है। पर जब देखा जाए तो शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 4 जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात करता है, वो डायरेक्टरशिप की बात नहीं करता है। फिर बात आती है एक और अच्छा क्वेश्चन है कि रिलेटिव होल्ड कर रहा है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो इधर रिलेटिव है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है। अब सीए अपॉइंट एज एन ऑडिटर, तो रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है तो सीए अपॉइंट एज एन ऑडिटर वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो 141(3)(d) में कवर हो जाएगा, तो उधर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और उसको 119 को कंप्लाई करना था, क्लॉज 9 को कंप्लाई करना था पार्ट 1 के। अब पार्ट 1 के क्लॉज 9 को कंप्लाई करना था, उसने वो भी कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो उधर है वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो रिलेटिव का इधर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो इधर 141(3)(d) और 119 उसको फॉलो करना था, क्योंकि इधर सी ए अपॉइंट एज एन ऑडिटर है, इधर सी ए अपॉइंट एज एन ऑडिटर है। इसके पहले क्वेश्चन में रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, पर सी ए ऑडिटर था। अब सी ए ऑडिटर था तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ऑडिटर था तो आप ओपिनियन नहीं दे पाओगे, पर इधर तो अपॉइंट हो रहा था तो वो तो अपॉइंट ही नहीं हो पाएगा। अपॉइंटेड हो तो ओपिनियन नहीं दे पाओगे, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया है, और अपॉइंटेड नहीं थे तो आप तो अपॉइंट ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया। और इधर वो क्लॉज 4 नहीं आएगा। वो क्लॉज 4 तब आता है जब आप एज एन ऑडिटर हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ओपिनियन नहीं दे सकते। पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन पहले से ही दिख रहा है तो आप तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, तो वो क्लॉज 9 में कवर है। और अगर ऑडिटर हो तो आप ओपिनियन नहीं दे सकते, वो क्लॉज 4 में कवर है। और आप पर्टिकुलर वहाँ पे ऑडिटर हो और कोई पर्सन वहाँ पे डायरेक्टर बन गया है, तो वो ऑप्शन पे है आपको क्लॉज 4 एंटर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपने वहाँ पे डायरेक्टरशिप होल्ड करके रखी है उसके रिलेटिव या पार्टनर ने, कोई उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। तो इधर क्लॉज 4 नहीं भी लिखो तो चलेगा। इस केस में ये है कि ऑडिटर को डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया 141(3)(f) में, तो ये बोल सकते हैं कि ऑडिटर वहाँ पे ओपिनियन नहीं देगा, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया तो उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि काउंसिल जनरल गाइडलाइन इस टाइप की बातें कवर करता है, पर वो क्लॉज 4 में स्पेसिफिक नहीं दे के रखा था, तो हो सकता है कि ये नोट्स में दे के रखा हो। फिर पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और सी ए इज ऑडिटर। देखो पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड सी ए इज ऑडिटर बिकम डायरेक्टर दिया, तो अब इस केस में पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब सिंस पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, पार्टनर तो रिलेटिव हो गया, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। 141(3)(d) कवर हो गया, 141(3)(d) उधर कवर हो गया। 141(3)(d) इसलिए कवर हो गया क्योंकि सी अब ऑडिट नहीं कर पाएगा, तो डिस्क्वालीफाइड हो गया। अब सिंस वो डिस्क्वालीफाइड हो गया तो वहाँ पे डायरेक्टर बन गया। अब वो डायरेक्टर तो सी ए तो है ही ना, सी ए उस पर्टिकुलर कंपनी से डिस्क्वालीफाइड है, पर वो सी ए तो है, तो डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है क्या? तो हाँ, वो ऑडिटर छोड़ के वहाँ पे डायरेक्टरशिप कर रहा है, क्योंकि ऑडिटर से वो डिस्क्वालीफाइड हो गया तो वो डायरेक्टरशिप कर रहा है। अगर वो डायरेक्टरशिप कर रहा है तो उसको फिर स्पेशल परमिशन लेनी पड़ जाएगी काउंसिल से, और ये क्लॉज 11 में कवर है। तो इस पर्टिकुलर जो है 6B, 21D, 25B, 60D, इन सब में क्वेश्चंस थे, और वो क्वेश्चंस के थ्रू हमने ये सब इंस्टेंसेस को समझे। तो इस तरीके से जो है हमारे सारे जो है शेड्यूल्स, ये शेड्यूल सब ओवर होते हैं। अब बात क्या आती है कि हमको हमारे पास अब बचा है प्रिंसिपल्स हमको पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स हमको पढ़ने हैं और प्रिंसिपल्स हमको पढ़ने हैं और जो है काउंसिल जनरल गाइडलाइन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ये हमको देखने हैं। सीए एक्ट के प्रोविजंस हमको देखने हैं जो इजी है। फिर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस आती है, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस है वो देखनी है। सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स देखने हैं, केवाईसी नॉर्म्स देखने हैं। तो इस तरीके से जो है पर्टिकुलर कुछ चीज़ें और हमको है जो देखनी है। तो इसको अब हम
नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर जैसा भी है आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, इंटरेक्ट करिएगा, पता चले कि किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, हमको भी पता चले, और फिर उस तरीके से जो है फिर बेटर तरीके से वीडियोस बना दी जाएंगे। तो हमने जो ये समझा है, हमने पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम्स और क्वेश्चंस है वो समझे हैं, वो ये सारे एग्ज़ाम और क्वेश्चंस के नंबर पीएम के इधर लिख के रखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो ठीक है, होप सो आपको चीज़ समझ में आई होगी, लेक्चर आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी है आप कमेंट कीजिएगा। फ्लुएंसी में कोई इशू है या मेरे बोलने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको अगर सूट नहीं हो रहा है तो आप वो बता दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।